चलिए आज हम शेखर जोशी की रचना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जो भी टीचिंग से रिलेटेड स्टडीज़ करते हो उन सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बनाकर निकाल निकाल लेने पर मनुष्य भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। यहाँ पे क्या कहा गया कि अंतर की हमारे मन में अंतर में जो वेदना घुमड़ती है, वेदना की आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा ज़्यादा विवेकपूर्ण होते हैं। चलिए दाजियों से लिया गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है शेखर जोशी, जो बहुत ही फेमस राइटर हैं हिंदी के। इनके बारे में पहले हम स्टडी करेंगे। जन्म हुआ है इनका 1932 में, अल्मोड़ा उत्तरांचल। प्रमुख रचनाएं इनका है कोसी का घटवार, बहुत ही फेमस है। किसी भी टीचिंग परीक्षा में चले जाइए आप, शेखर जोशी से प्रश्न ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। साथ के लोग दाजियो, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। कहानी संग्रह इनका एक पेड़ की याद, सब चीज संग्रह, सम्मान, बहन सम्मान। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जन्म 1932 में हुआ, कहाँ पे? अल्मोड़ा में, उत्तरांचल में। अल्मोड़ा कहाँ है? तो अल्मोड़ा उत्तरांचल में है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन? सबसे फेमस जो रचना है इनकी कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजियो, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ठीक है, ये सब क्या है? इनके कहानी संग्रह, एक पेड़ की याद। और एक पेड़ की याद क्या है? इनका सब्ज चित्र का संग्रह है। सम्मान इनको पहल सम्मान मिला है। पिछली सदी के छठवां दशक, सॉरी 1 मिनट, हाँ, पिछली सदी के 1 मिनट, हाँ, डिस्टरबेंस के लिए खेद है। चलिए, पिछली सदी का छठवां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग, अलग तरह की कहानियां लिखना शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हो गई। किसकी विधा साहित्य जगत के केंद्र में आकर खड़ी हो गई? तो कहानी की विधा। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। उस पूरे उठान को क्या नाम दिया गया? नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनत कश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचना संसार से गुजरे हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा ही योगदान है। शेखर जोशी जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पॉलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजियो, ये भी उनकी फेमस कहानी है, पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है। गलता लोहा शेखर जोशी का, ये भी बहुत उनकी पॉपुलर कहानी है। किसकी? शेखर जोशी की। क्या नाम है इसका? गलता लोहा। शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाले यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही काम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाती है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन एक व्यक्तित्व
जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकश इंसानों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है, ऐसा लगता है। चलिए, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम शेखर जोशी की बहुत ही फेमस कहानी गलता लोहा। मोहन के पैर ऐना से शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की अनुगूंज शेष थी। किसके पैर अनायास शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए? मोहन के। और धनराम कौन था? ये लोहार था। ठीक है। वह अनुगुण शेष थी जिससे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट और उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे वेट वाला हंसुओं को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काटकर साफ कर आएगा। बूढ़े बंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उसे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रत जी के लिए रुद्री पाठ करना है। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक न भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मोहन उनका आशय ना समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी, वैसे ही अभिव्यक्ति रह गई थी। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्ठी गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे। मास्टर साहब मतलब मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला। अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो करके हंस दिए। कुछ क्षण के लिए वे दोनों भी जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। यहाँ पे दोनों जो स्टूडेंट है वो आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है। गोपाल सिंह की दुकान में हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई हो तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वह कड़क कर आवाज, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं ज्ञान में भी बेजोड़। किसकी बात हो रही है? यहाँ मोहन की बात हो रही है, जो अपने गुरु का बहुत ही चहेता शिष्य था, जिसे हम कहते हैं फेवरेट स्टूडेंट। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वह सुबह सुबह, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला सर उठाकर प्रार्थना शुरू किया करता था। कौन किया करता था? मोहन किया करता था। किसका बच्चा था? वह पुरोहित का बच्चा था। मोहन को लेकर मास्टर साहब त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कोई बच्चा अगर होनहार रहे तो टीचर को उससे बहुत ही उम्मीद होती है। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल में मोहन से
पूछते और उसका अनुमान सही निकालता। मोहन ठीक-ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक-बैठक वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अकेले छात्रों में से एक था जिसे त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे। हमजोली मतलब जो आपका क्लासमेट होता है, आपका फ्रेंड होता है वो। ठीक है? तो मॉनिटर था। टीचर के कहने पे कभी-कभी अगर उससे भी होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था तो मार खा लिया करता था अपने दोस्त से। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से उसके प्रति स्नेह आदर भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठ गई थी कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार समझता रहा। मोहन जो भी करता था उसको धनराम जो है मोहन का अधिकार समझता रहा। बीच-बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊँचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गाँव के दूर खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुँह देख पाया। धनराम किस दर्जे तक स्कूल का मुँह देख पाया? तीसरे दर्जे तक मतलब तीसरी कक्षा तक। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी-कभी ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, "धनुआ, 13 का पहाड़ा सुना।" 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था, मतलब मुश्किल हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24 सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मस्साब से लगाई थी, मतलब मास्टर साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ सोटी से। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना था। मतलब उसी बच्चे से वो मंगाते थे, सोटी स्टिक मंगाते थे और फिर उसी स्टिक से उस बच्चे को पीटते थे। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करते जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर चुन चुन के बच्चे टहनियाँ लाते थे। धनराव की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं होगा। एक मन में एक समा जाता है ना बच्चों के, वैसे उसके मन में हो गया था। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा, तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते-पहुँचते वो फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने की बजाय जुबान का चाबुक चलाया। अब बेत की जगह मास्टर क्या कर रहे हैं? जुबान का चाबुक चला रहे हैं। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा? अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम के धार लगा लाने के लिए पकड़ा दिया। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फुकरे या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे-धीरे हथौड़े से लेकर घर चलाने की विद्या सीखने लगा धन चलाने की विद्या सीखने लगा सॉरी और फिर धीरे-धीरे हथौड़े से लेकर गन चलाने की विद्या सीखने लगा। फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेच चुनने के लिए छूट देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और ज़रा-सी गलती होने पर छड़, बेत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत सँभाल ली और पास-पड़ोस के गाँव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले और पैतृक ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के भूते पर वह किसी इस तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन इच्छा होने पर भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी।
तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़की का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर आ रहा था तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घासियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते ना पहुंचते मटमैले पानी का रैला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वो मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ चार प्राणी हैं एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ाई पूरी कर सकेगा, पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वो मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन हो गया। वो तो शहर में पढ़ने गया था, कौन मोहन, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। वहां जाके वो भाभियों के काम काज में लग गया। इनका काम कर दो, उनका काम कर दो, थोड़ा मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन एक कपड़े धोबी को दे दे, मोहन 1 किलो आलू ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं दिया था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिला जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा उसके पास नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बताकर वह दुखी करना नहीं चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य की सपना देख रहा था। वंशीधर कौन है यहाँ पे कमेंट में बताइएगा आप लिख के। चलिए, वंशीधर कौन है यहाँ पे इस कहानी में। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसे अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिरा कर जिस ओर से उठती वह उसी मुद्दे पर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसे पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपनी किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वो पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5 वर्ष तक यह समय बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। देखिए कहानी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। एक मेधावी छात्र से लोग अपने ज़रूरत का सामान मंगा के काम करवा के उसको कहीं का नहीं छोड़ता है। इंसान कितना स्वार्थी है, सोच लीजिए। वंशीधर से जब भी कोई महान के विषय में पूछता तो वे मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगता और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर घर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ
तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। कौन? वंशीधर। तो वंशीधर कौन थे इस कहानी में? वंशीधर मोहन के पिता थे। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही वह विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द, मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुओं के फाल के बेच से निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसके धार कर दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रही, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। टोला मतलब मोहल्ला होता है। पहले के आज भी है कई जगह गांव में जातिगत मोहल्ला, अलग अलग जाति का अलग अलग मोहल्ला। ब्राह्मण टोला का मतलब यहाँ पे मतलब ब्राह्मणों का मोहल्ला। किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोग को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मतलब कोई जैसे ब्राह्मण वगैरह हो गए तो इनकी जाति से कोई दूसरा थोड़ा भी छोटा जाति के लोग आते थे, तो इनको मतलब बैठने के लिए कहना भी इनके जाति के विरुद्ध हो जाता, मर्यादा के विरुद्ध होता था ये सब चीज़। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इस मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार में असमंजस्य में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को मुट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक एक हाथ से उसे सरसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यास हाथों से धोखनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्ठी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुधर गोल रूप दे ढाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम को चूक का मौका भी नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रह गया। तो उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह काम में उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा, क्योंकि जो धनराम था वो मोहन की कारीगरी पे सरप्राइज नहीं था। वो तो ये सोच रहा था कि भाई पुरोहित खानदान होके, ब्राह्मणों का खानदान होके ये युवक उसकी भट्टी पर बैठ के और हाथ डालने पर लगा हुआ है, और वहाँ शंकित दृष्टि से जो है धनराम उसको देख रहा है कि ये कैसे ये सब कुछ कर पा रहा है। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा है। वो देख रहा है मोहन की लोहा का छल्ला है, गोल हुआ है कि नहीं हुआ। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सजग की चमक थी, सर्जक की चमक थी, जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत। तो चलिए, ये कहानी हमारी एंड हुई। इसमें कुछ विशेष वर्ड वगैरह है तो जल्दी से देख लेते हैं। बिफोर एंडिंग, पुरोहित क्या होता है? धार्मिक कृत्य कराने वाला व्यवसाय। पुरोहित का भाव, पंडित वगैरह होते हैं ना हमारे फैमिली प्रेस्ट। निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता, दृढ़ता। रुद्री पाठ, शंकर की आराधना एक प्रकार का। धौकनी, लुहार का सुनारों की आग दहकाने वाली लोहे या बांस की नली जैसी होती है। कुशाग्र बुद्धि होता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, पैनी बुद्धि वाला। संटी, पतली डंडी या छड़ी कह सकते हैं। प्रतिद्वंदी, आपका कॉम्पिटिटिव, मुकाबला करने वाला, विपक्षी, विरोधी, प्रतिपक्षी। विद्यावसनी, विद्या व्यसनी मतलब पढ़ने में रुचि रखने वाला। घसियारे, घास काटने का काम करने वाले। सेक्रेटरीट, सचिवालय।
त्रुटिहीन जिसमें कोई कमी ना हो। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है? किस शहर से, किस गाँव से देख रहे हैं और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है? और पढ़ाते भी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।